ओके, और एक और हेडलाइन, आज कोई एक्सपायरी नहीं है क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी है। अब तो मंडे को ही हो गए। अब कल ही है, अब कल ही है मंडे को। लेकिन मंडे को बहुत बुरा सीन था। मंडे को मतलब चीखें निकल रही थी लोगों की। और मंडे को बस 3:30 बज गए, जैसे कहते हैं ना, 3 बजे लग रहा था कि बस बंद कर दो मार्केट को आप। 3:30 बजे तो लोगों ने राहत की सांस ली। फाइनली। और उस दिन जो भी सोच रहे थे कि शाम का भी सेशन होना चाहिए, उन्होंने सोचा होगा कि थैंक गॉड नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन खैर, अब सीरियस बिजनेस पे आते हैं, क्योंकि अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई बेचा किसने, लेकिन मार्केट में सेलिंग तो आई, तो ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ क्लियरली, मिड कैप इंडेक्स में वार्निंग है, और मिड कैप इंडेक्स में बहुत क्लियर वार्निंग है। ये पहली आपको 11 सितंबर को, जब उस दिन हम 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरे थे, अब आप देखें उस दिन से अगर आज तक का मूव देख लें, मिड कैप इंडेक्स 7% गिर चुका है 1.5 महीने में, 7%। और स्मॉल कैप इंडेक्स 5.5% गिर चुका है। मुझे याद है, मुझे एक बार एक वार्निंग आई थी, हमने डिस्कस भी किया था, वो कोटक की रिपोर्ट आई थी कि मिड कैप्स पे थोड़ा दूर रहें। ठीक है, मिड कैप्स चल रहे हैं, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा जब ओवरबॉट हो जाती है तो इस तरीके के मूव्स आते हैं। ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक क्लेंजिंग आउट प्रोसेस है। एक मार्केट में इस समय एक्सेसेस क्लीन आउट हो रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा अब यहाँ पर, आप लेवरेज से बाहर निकलें। और दूसरी चीज़, अगर आपने खराब शेयरों में पैसा लगाया हुआ है, और कई बार तो खराब शेयरों में पैसा बन जाता है ऐसी मार्केट में, चाहे पैसा बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो, निकल जाएं। कई स्टॉक्स में एग्जिट नहीं मिलती है जब एक बार मार्केट का इस तरीके का फेज स्टार्ट होता है। मंडे को आपको कई स्टॉक्स में एग्जिट नहीं मिली होगी, और कुछ कंपनियों में जहां हमने फ्लोटिंग स्टॉक की बात की थी, जैसे वहां पर क्लियरली आपको एग्जिट नहीं है। तो ये दूसरी बार हुआ है 2 महीने में जब मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। पहला 11 सितंबर को गिरा था, तब 1400 पॉइंट करीब गिरा था। कल मंडे को 1000 पॉइंट गिरा। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से भी मिड कैप इंडेक्स 10% गिर सकता है। मतलब 10% गिरने के बाद भी वो एक बुल रन में रहेगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज ही 10% नीचे है। इस तरीके की ताबड़तोड़ बाइंग हुई थी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर करेक्शन आ जाए तो। बैंक निफ्टी भी तो आया ना 200 डे मूविंग एवरेज पे, मंडे को एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पाया बैंक निफ्टी। इवन अच्छे नंबर्स के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक नहीं चला। मैं ये कहूँगा कि अभी आपको अगर रहना है कुछ टाइम के लिए, अगले 3-4 महीने के लिए, लार्ज कैप्स में रहें। मिड कैप्स को कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली अवॉइड करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में अब एक कोलैप्स आ जाएगा, ये मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट एक वीक ट्रेडर्स को निकाल रहा हो, हमेशा मार्केट करता है। वैसे खैर, कहने को वीक ट्रेडर्स होता है, अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स मंडे को वीक ट्रेडर्स बन गए थे, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स। मतलब बड़े से बड़े फंड मैनेजर्स जो है ना, वो घबरा गए थे मंडे की फॉल के बाद। ये हम एक लूजली वर्ड यूज करते हैं कि वीक ट्रेडर्स, वीक प्लेयर्स। मार्केट में एक्चुअली इन वीक प्लेयर्स ने तो इस मार्केट को इतना आगे बढ़ाया, जो सो कॉल्ड वीक प्लेयर्स हैं। तो इसके लिए ये मतलब कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन साइन है क्लियरली मार्केट में एक ओवर हीटेड मार्केट के करेक्ट होने के। और मैं इसलिए कह रहा हूँ फिर से, मिड कैप से भी कुछ टाइम के लिए दूर रहें। अपनी पोजीशन जो है वो लार्ज कैप्स में ही रखें, या कुछ टाइम के लिए कैश में रखें। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर हैं तो हर डिक्लाइन को यूज करें बाय करने के लिए। वो जो एक हमेशा एक फॉर्मूला चलता आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लोगों का एटीट्यूड बदल गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा है, अच्छे सस्ते में स्टॉक्स मिलेंगे। आजकल लोग का एटीट्यूड ये हो गया है, जब मार्केट की पिटाई होती है, बहुत बड़ी एटीट्यूड है, पर अच्छे क्वालिटी के ही स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, बेहतर मौके शायद बाजार दे। खैर, ये तो कहानी है ब्रॉडली। आज के संकेतों पे आता हूं, और आज थोड़ा सा अलग है। आज एशिया दिखाऊंगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कल छुट्टी एंजॉय कर रहे थे, तो हमें 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं, तो उसको पिक्चर पे रख देता हूं। वो एडजस्टमेंट कहता है कि हम शायद 40-41 अंक हल्की मजबूती के साथ 1/4% ऊपर खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी के संकेत है, ये एडजस्टेड है मंडे की निफ्टी फ्यूचर की क्लोज के साथ। हुआ क्या, जब हम मंडे को बंद हुए थे तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे पेन में, 2/3 से 1% दबाव था। पर यूएस में मंडे को जब एक्चुअल सेशन हुआ तो रिकवर कर गए, और इनफैक्ट नैस्डैक इन ग्रीन बंद हुआ था। और उसके बाद कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया। कल फिर मजबूती थी यूएस में, 2/3 से 1% के बीच तीनों बेंचमार्क्स उछल रहे थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर मिले जुले हैं, ना गिर रहे हैं ना चढ़ रहे हैं, कुछ गिरा है तो कोई चढ़ रहा है। डाउ हरे में, नैस्डैक लाल में है। तो मोटा मोटी समीकरण सुधरे। तब और अब प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे। डाउ देखूं, नैस्डैक देखूं, एसएनपी देखूं, जहां छोड़े थे उसको ऊपर ही मिले आज सुबह। मूड किसने बिगाड़ा था मंडे को? ट्रिगर पॉइंट बना था वो बॉन्ड यील्ड्स 5% के ऊपर इंचअप कर गई थी जब हम लोग कामकाज करते, यूएस से इंडिकेशन वो आए थे। वहीं से प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत हो गई थी, या जो भी कह लिए पिटाई की शुरुआत हो गई।
थी। वो बॉन्ड डील्स कंफर्ट में आए, कूल ऑफ हो गए जहां छोड़े थे उसके बीच में, आज के बीच में कच्चा तेल जो था जहां पे $4 कूल ऑफ करके मिल रहा है, तो हैंड ओवर तो है छुट्टी के बाद ठीक ठाक, पर फिर भी अगर गिफ्ट निफ्टी अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो दिक्कत कुछ और है भाई। 1/4% चल रहा है। ऐसे में समझ लिया जाए ग्लोबल मूड बॉल इन 2 दिनों का रहा कैसे, कैसे रीड करूं ये सब वेरिएबल जो बदल रहे हैं, कितना भरोसा करूं इन पर। गुड मॉर्निंग आशीष। और एक्चुअली हिम्मत चाहिए मार्केट को पलटाने के लिए, और वो हमको दिन में देखना है कि अगर लोगों ने फिर से जोश किया, वो शॉर्ट कवरिंग हो या लोअर लेवल पे कोई फ्रेश बाइंग करने आए, जो भी है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए मंडे की तोड़फोड़ के बाद। तो यूएस में अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन के क्यूज में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। मैंने सोमवार को भी सुबह यही कहा था कि पिच ग्रीन है, मतलब वीक विकेट पे आप खड़े हैं, कोई गलत फहमी मत रखिएगा। कोई बदलाव नहीं हुआ यूएस में, कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। ये मार्केट है तो ऊपर नीचे होगा ही, थोड़ा सा टेक्निकली बाउंस ऊपर आया। उसका कारण ये था कि रिजल्ट सीजन वहाँ चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। केवल एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बिजनेस छोड़ दें, बाकी सबके रिजल्ट अच्छे आए, काफ़ी बढ़िया। इवन कोका कोला जो सबसे वीक था पेप्सी के कंपैरिजन में, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए, तो उसने भी वहाँ पे मूव दिखाया। तो इसलिए आप देखिए वहाँ पे स्टॉक आफ्टर आवर्स में सब में एक तेज़ी में, तो उसने जैकअप किया है और इसीलिए मार्केट में वहाँ पे तेज़ी निकल के आई है। सपोर्ट इस मार्केट को कहाँ से मिला? 2 चीज़ों से। बॉन्ड यील्ड थोड़ी नरम पड़ी और क्रूड थोड़ा नरम पड़ा। इसके पीछे कारण ये है कि जो युद्ध चल रहा है उसमें से वॉर रिस्क प्रीमियम थोड़ा कम हुआ, क्योंकि एस्केलेशन रुका हुआ है अभी, क्योंकि वो गजा में ऐड पहुंचानी, तो सब लोग दबाव डालने के अभी आप ग्राउंड इन्फ्लेट रेट मत करिए, ये सब चल रहा है। लेकिन तनाव वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बदला, वहाँ पे भी नहीं कुछ बदला है, केवल आप टाइम बाई कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल क्यूज अगर आप आज देखना चाहते हो तो आप ये मान के चलिए कि जैसे मंडे मॉर्निंग के थे, फ्राइडे मॉर्निंग के थे, वैसे ही आज भी हैं। लेकिन मार्केट अपने स्वभाव के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, इसलिए आपको 2 दिन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर दिख रही, क्योंकि इसका इंडिकेशन देखिए, डॉलर इंडेक्स 1 पॉइंट नीचे नहीं आया, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन इधर जापान का येन 150 पे पहुंच गया है, 150 to $1। तो ये सब बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल कोई बदलाव नहीं है, टेक्निकली थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो उसका फ़ायदा अगर हम यहाँ पे ले सके, उसके लिए जिगर चाहिए कि आप शॉर्ट कवरिंग करके दिखाएं। कुछ फंडामेंटली बदला नहीं है अभी तो। एक अच्छा, कल मेरे ख्याल से एक स्पीच लाइंड अप है पॉवेल साहब की, उसके बाद तो खैर अगले हफ्ते पॉलिसी आउटकम सामने आ ही जाएगा। देखते हैं क्या करता है फेड, कैसे संभालेगा वो चीज जो उसके हाथ में ही नहीं है क्योंकि जो इश्यूज हैं वो मॉनेटरी नहीं, वो फिस्कल हैं, जो यूएस में यील्ड्स को इंचअप करा रहे हैं। खैर देखते हैं, 25 बेसिस पॉइंट या स्टेटस को, वो अलग कहानी पर वो मंडे की तगड़ी पिटाई के बाद समीकरण कैसे खड़े हुए हैं, जब सब ने खरीदा तो सेटअप दरअसल है कैसा, वो समझ लिया जाए पहले, उसके बाद आता हूं निफ्टी बैंक के अप्रोच पे क्या हुआ है। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ और कहूँगा, वो ग्लोबल क्यूज से रिलेटेड। मुझे एक समहाउ फीलिंग आ रही है कि मार्केट में एक डर है कि ये जो अब वेस्ट एशिया में हो रहा है, हाँ। ये गजा तक नहीं रहने वाला है, हाँ। गजा पैलेस्टाइन तक नहीं रहने वाला है। एक कुछ ना कुछ मार्केट को ये रिस्क लग रहा है कि जिस तरीके से यूएस और यूके दोनों ने मतलब एकदम, इवन अब जो हॉस्पिटल में वो हुआ था उसके बाद एक क्लियर एक व्यू ले लिया है कि इजराइल के सपोर्ट में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने ये किया है। एक कहीं ना कहीं एक मुझे लग रहा है कि एक लार्जर इम्प्लीकेशन निकल के आ रहा है कि अब चाहे वो ईरान हो या कोई भी हो, एक कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ने वाला है। ये सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, ये एक मार्केट को लग रहा है, क्योंकि अगर ये यहीं तक का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो मार्केट अब तक उभर चुका होता है, ग्लोबल मार्केट भी। जिस तरीके से मंडे को एक थोड़ा सा मार्केट में पैनिक फैल रहा था, वो मुझे लग रहा है कि एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है वो, और ये एक मार्केट को टेंटर हुक्स पे रखेगा कुछ टाइम के लिए, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, हर 200 पॉइंट के निफ्टी डिक्लाइन पर आप अपनी SIP और बढ़ा दीजिए। यहाँ से अगले 4-5 महीने अगर मार्केट और गिरता है तो और 200 पॉइंट की मतलब डिक्लाइन पर SIP बढ़ा दीजिए, ये एक व्यू है। खैर अब मैं आता हूँ सेटअप पे। सेटअप हमने मोर और लेस बेसिक तो डिस्कस कर ही लिया था शो के स्टार्ट में। आंकड़े रख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। DIIs ने बाय किया और बिल्कुल दशहरे से पहले, वो नेम था शायद 1111 करोड़ बाय किया उन्होंने, और FIs ने सेल किया 252 करोड़ का, सॉरी FIs ने बाय किया 252 करोड़ का, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और अगर आप इवन बार्स देखेंगे तो फाइनली थोड़ी सी बाइंग तो आई।
दूसरी चीज, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने सेल किया इंडेक्स फ्यूचर्स में, उसमें आता हूं क्यों सेल किया। 327 करोड़ की सेलिंग हुई इंडेक्स फ्यूचर्स में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 6372 करोड़ की बाइंग हुई। और इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग था। निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुई 747 करोड़ की, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई है 453 करोड़ की, और जबकि बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शंस के आंकड़े देख लीजिए, ऑप्शन के आंकड़ों में भी ऐसा कुछ नजर में आ रहा है। ये एक नॉर्मल दिन का आंकड़ा लग रहा है। कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट देखिए आप, ऑलमोस्ट सेम है 3 लाख। पुट लॉन्ग तो उल्टा कम हुई है और पुट शॉर्ट जुड़ी है। मतलब आंकड़ों में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि मार्केट क्यों गिरा है, ये सिर्फ सेंटीमेंट की वजह से गिरा है। पुट कॉल रेशियो जरूर हल्का हुआ है, 0.70 वर्सेस 0.90। बैन की जहां तक बात है, एक ऐड हुआ आरबीएल बैंक और एक बाहर हो गया इंडियाबुल्स हाउसिंग। सेटअप जो है अभी देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेटअप से कोई हमको क्लू मिल नहीं रहा है। हम देखेंगे कि मार्केट आज रिकवरी सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा। नॉर्मली रिकवरी सस्टेन नहीं करती है पहली रिकवरी इतनी बड़ी डिक्लाइन के बाद, लेकिन मार्केट को मैसेज देने देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक बात, देखते हैं मार्केट का मैसेज क्या रहता है, खुलने के बाद क्या बिहेव करता है बाजार, कैसे वो लार्ज कैप्स बिहेव करते हैं। निफ्टी स्क्रीन पे लिखिएगा, शुरुआती घंटा भर बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास मंडे को, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो प्रेशर माउंट होता चला गया और आखिरी का आधा पौन घंटा तो बहुत दिक्कत भरा, सारे इंपॉर्टेंट स्तर टूटते चले गए। 19,300 के नीचे का क्लोज हमें मिला, इस तरह का पैनिक क्रीप इन हुआ। तो ऐसे में अब निफ्टी, आपने कहा वो हमारा एक क्रूशियल लेवल 2-3 पॉइंट से बचा, उसकी क्या अहमियत और निफ्टी में क्या वॉच आउट करूं, कैसे अप्रोच करूं? उसकी अहमियत 19,255 की 1 सितंबर का लो और सितंबर सीरीज का भी लो था वो। उसके बाद हमने सितंबर में एक अच्छी सीरीज देखी थी, अक्टूबर में भी ठीक ठाक व्यूज बन रहे थे, लेकिन हमने अक्टूबर के लो ब्रीच किए 19,333 के। तो अब सितंबर लो जो है ये डिफेंड करना जरूरी है। वैसे रिस्क है मार्केट में इस लेवल का ब्रेक होने का, हालांकि आज थोड़ा सा रिलीफ है बॉन्ड यील्ड से, क्रूड से, तो हो सकता है कि एक बार के लिए बच जाए, लेकिन 19,255 सितंबर सीरीज का लो अब ये सबसे अहम सपोर्ट है आपका। ऑप्शंस के हिसाब से देख रहे हैं तो एक और सपोर्ट अगर आपको सिर्फ डिस्कस करना है तो 19,140। वो इसलिए कई बार क्या होता है, एक बार के लिए मार्केट इंट्राडे में भले ही ब्रीच कर दे 19,255, क्लोजिंग में ना करे, ये भी पॉसिबल है। इसके लिए एक और सपोर्ट लिया हमने 19,140। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज ये जो पहली रैली आएगी ना, इसमें तो सेलिंग आ जाएगी। हर कोई वेट कर रहा होगा कि बस रैली आए और मैं निकलूँ। फ्राइडे की मंडे की उस बड़ी डिक्लाइन के, वो छुट्टी के बाद फ्राइडे ही याद आता है, मंडे की डिक्लाइन के बाद तो हर कोई वेट कर रहा होगा कि बस वो निकले वहाँ से। और देखिए रेजिस्टेंस का आएगी, पहली रेजिस्टेंस आएगी 19,432 पर, जो मंडे के जो लास्ट 3 PM मूव का जो ब्रेकडाउन पॉइंट था, 230 का ब्रेकडाउन पॉइंट था 19,432, और बड़ा रेजिस्टेंस है 19,520। वो तो अब क्रॉस होगा नहीं आसानी से, वो आपका ऑप्शंस का जोन है 19,520। तो आपको करना क्या है, दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो रैली फेल हो तब सेल करें, और वो भी एक जोन है पर्टिकुलर 19,350 to 400। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 19,350 आती है आप सेल कर दें, नहीं। 19,350 to 400 की रैली अगर फेल हो जाए तो उसमें सेल करना है आपको, और एक स्टॉप लॉस लगाना है 19,432 का। ये आपकी सेल ऑन रैली, जो मार्केट, मुझे मतलब थोड़ा बुरा लगता है सेल वाली ट्रेड देने का, लेकिन अगर मार्केट का मैसेज ये है तो फिर उसमें आपको ही करना पड़ेगा। तो 19,350 to 19,400 के जोन में अगर लगे कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है तो सेल करें 19,432 के स्टॉप के साथ, और बाइंग करनी है सिर्फ अगर स्टेबिलिटी आए, और उसमें 19,255 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और सारी पोजिशनल कॉल के लिए भी, सारी पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए भी अब आपका स्टॉप लॉस 19,255 ही रहने वाला है। 19,255 ये है अहम लेवल। खैर, खुलने दीजिए बाजार, थोड़े से समीकरण जो ईज ऑफ हुए हैं, कंफर्ट में आ रहे हैं, उससे हम क्या पॉजिटिव रिएक्ट करते नहीं करते हैं, स्क्रीन पे होंगे और बातचीत होती रहेगी आपसे, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसा मूड माहौल दिख रहा है, उस पर होगा डिटेल में फोकस। निफ्टी बैंक लार्जली बेहतर कर रहा था, किसी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स, कोई एचडीएफसी बैंक लार्जली होल्ड ऑन कर रहा था, पूरा सेशन ऐसे ही चला। जब निफ्टी प्रेशर में आ रहा था तो भी निफ्टी बैंक बेहतर शेड पे था, पर जाते जाते सब गड़बड़ा गया मामला। खैर, इस तरह का प्रेशर था, इस तरह का ब्रॉडर मार्केट का डिक्लाइन था कि किसी भी पॉकेट का टिक पाना बहुत मुश्किल था। निफ्टी बैंक में वही हुआ, इवेंचुअली 600 पॉइंट के आसपास का दबाव मंडे को बना है। आज दिन सुधरेगा तो मैं होप कर रहा था कि अच्छे अच्छे नंबर्स पे शायद कुछ रिएक्ट करें। मंडे को तो मौका दिया नहीं बाजार ने, लेकिन क्या करें निफ्टी बैंक में। देखिए मेरे ख्याल से आज थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक चलना चाहिए वैसे, क्योंकि मंडे को तो पूरा का पूरा सिर्फ उसी वजह से कोलैप्स हुआ था। बड़ा नंबर्स अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे दिन तो ग्रीन में ही था, लास्ट में वो भी कोलैप्स हो गया था। खैर,
बैंक निफ्टी 43,194 के 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। अच्छा, ये चीज़ हमने लगातार डिस्कस की थी कि बैंक निफ्टी जा रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे, एक बार तो जाएगा, एक बार तो टेस्ट करेगा वो। उसने वो कर लिया मंडे को 43,194, ऑलमोस्ट वहीं बंद हुए हम। वैसे लो तो उससे भी काफ़ी नीचे था, लेकिन चलो ठीक है, बंद हुए हम 200 डे मूविंग एवरेज पर ही। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंसेस जो है वो सीधा पहली आती है 43,519 पर, जहाँ से हमने मंडे को कोलैप्स दिखाया, और दूसरी रेजिस्टेंस 43,831 जो कि आपका मंडे का हाई था। अगेन सेम स्ट्रैटेजी है, रैली फेल होती हुई दिखे तो एक सेल करें, और उस सेल कॉल में स्टॉप लॉस होगा आपका 43,519 का। थोड़ा बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन इतना गिरा था बैंक निफ्टी 600 पॉइंट, तो 300 पॉइंट तो रिकवर कर सकता है एक बार के लिए। क्रूड भी नीचे आया तो उसकी वजह से थोड़ा तो इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पर। और पहला सपोर्ट है आपका 43,000 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है 42,600 पर, वो जो मई का लो था उसके हिसाब से। स्टेबिलिटी आए तभी बाय करना है, सिर्फ 43,000 के स्टॉप के साथ। एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी, या अगर आपने अब तक अपनी SIP स्टार्ट नहीं की हैं, या आपने अगर एक अब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं किया है, ये जो फेज़ है ये आपको एक और फेज़ दे रहा है बाय करने का। और घबराना नहीं है इसमें, ये चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। इक्विटी मार्केट का काम ही यही है, इक्विटी मार्केट कभी वन लाइन में नहीं चलती है। फिक्स डिपॉजिट छोड़ना है आपको, फिक्स डिपॉजिट में तो आपको पता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ना अप ना डाउन, इतना ही पैसा आपको पता होता है कि जिस दिन मैंने फिक्स डिपॉजिट किए 18 महीने बाद या 21 महीने बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा। निफ्टी के केस में आपको 18 महीने बाद या 21 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 18 साल बाद या 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा ये मैं आपको बता सकता हूं। यहां से आप कंपाउंड कर लीजिए अपने पैसे को 16% 20 साल के हिसाब से, लेकिन उस बीच में एग्जैक्ट 3 साल बाद कितना होगा, 3 महीने बाद कितना होगा, ये कोई नहीं कह पाएगा। तो इसके लिए अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स में एक SIPs वापस स्टार्ट करने के लिए। ये तो खैर अच्छे मौके लंबी अवधि में निवेश करने के। आज स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर है। निफ्टी बैंक का हमारा आज का अप्रोच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।